हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप यहाँ पर जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं सभी आपको फ्री मिलेंगे। इवन अगर आप कोई एक वीडियो 2-3 बार देखना चाहते हैं तो भी आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। बस आप जितनी बार भी देख रहे हैं आप इसको फ्री ही देख सकते हैं। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। तो आपको पता है कि हिंदी में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, ए और बी। आज हम करा रहे हैं कोर्स बी का, हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन। आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो इसी पे हमने आपके लिए ये पेपर स्टडी किए हैं। तो आज हम करा रहे हैं पेपर नंबर 2। अभी आपने देखा था कि आपने पेपर नंबर 1 सॉल्व किया था। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व जो हम लोग करते हैं इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब क्या फ़ायदे होते हैं? पहली चीज़ तो ये होता है कि एग्ज़ाम का जो हमारा पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, वो उससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाते हैं कि किस पैटर्न में हमारा पेपर आने वाला है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है कि हम अपना टाइम लिमिट के अंदर, जब हम इसको लिटरली लिख के ही सॉल्व करेंगे तो हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी होती है, स्पीड बनती है, ठीक है, मिस्टेक सुधरती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है हमारा रिवीजन, है ना। तो इसलिए सैम्पल पेपर को जब भी आप सॉल्व करो, सिर्फ हिंदी का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्व करो, लिटरली लिख के सॉल्व किया करिए। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न में ही होगा, ओरल तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि विदिन 3 आवर्स आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए बिना किसी मिस्टेक के, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ी हुई चीज़ें शायद हम थोड़ा सा कभी कहीं भूल जाएं, लेकिन लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हम बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए लिख कर ही, कभी भी हो, कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, लिखो उसको, वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में जाके फ़ायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो कुछ सामान्य निर्देश हमारे पास में आते हैं, उनको देखिए। समय है 3 घंटे का, पूर्णांक रहता है 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर रहता है। फिर अब इसका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ वस्तुपरक है, यानी कि खंड आ जो है वो हमारा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, और खंड बा हमारा वर्णनात्मक यानी कि पूरा सब्जेक्टिव है। हर एक चीज़ को हमें डिटेल में आंसर देना है। फिर आते हैं यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से दे दीजिए। 2 खंड हैं, इसके अंदर आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सीक्वेंस में सारे आंसर्स देंगे, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 10 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 12 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आप इसको, ठीक है। उत्तर संक्षिप्त तथा क्रमिक होने चाहिए और साथ ही दी गई शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन कीजिए। शब्द जो आप जितने भी आंसर्स देंगे बहुत लंबे नहीं देने हैं। हर जगह आपको शब्द सीमा दी गई है, उसके अंदर ही काम करेंगे। कभी कभी एक एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहता है, 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो वहाँ पर आपको हर प्रश्न का उत्तर क्रम से देना है। एक प्रश्न के अंदर 2 अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में आप उसके उत्तर देंगे। इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश हैं। हर प्रश्न के साथ हर खंड में कुछ न कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको बहुत ही सावधानी से पढ़ते हुए आपको लिखना है। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है खंड आ, जिसमें हमारे पास है अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश है, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित हम 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपठित गद्यांश के लिए सबसे सटीक तरीका है उसको अच्छे से करने के लिए कि जब आपको एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट का टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में आप बहुत सावधानी से इन गद्यांश को, 2 गद्यांश आएंगे, दोनों अपठित, खास तौर से अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िए, उनके उत्तर निकाल लीजिए, वो आपके समय को बचाएगा। गद्यांश को करने का कोई भी शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। इसको आप जितनी एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना जो है जल्दी इन अपठित गद्यांश को हल कर पाएंगे। शुरू करें हम गद्यांश। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जो पहला हमारा गद्यांश है वो है, वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके साथ साथ वह ईंट भी धन्य है जो जमीन के साथ नीचे जाकर नींव में गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। उसी ईंट पर इमारत की मजबूती टिकी रहती है। उस ईंट के हिल जाने से कंगूरा नीचे आ गिरेगा, अर्थात नींव की ईंट अधिक मजबूत है।
उस ईंट ने स्वयं को इसलिए नींव में नीचे डाल दिया ताकि इमारत 100 हाथ ऊपर जा सके। उस ईंट के अंधे कुएं में जाना इसीलिए स्वीकार किया ताकि ऊपर के लोगों को साफ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने इसीलिए अपना बलिदान दे दिया ताकि आने वाली आज़ादी का सुख दूसरे लोग भोग सके। सुंदर निर्माण के लिए हमेशा बलिदान की आवश्यकता होती है। यह बलिदान चाहे ईंट का हो अथवा व्यक्ति का। सुंदर इमारत बनाने के लिए पक्की लाल ईंटों को नींव में जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार समाज को सुंदर बनाने के लिए कुछ तपे तपाए लोगों को चुपचाप बलिदान देना ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब भी अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ बलिदान देना ही पड़ता है, चाहे आप दो चाहे आपके कोई और भी जानने वाला हो। तो जैसे हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, इसका श्रेय जाता है उन बलिदानियों को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने रक्त को बहाया है। तो या कोई भी हो, जैसे अब देखिए हमारा भविष्य बनाने के लिए हमारे माँ बाप भी बलिदान करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, तो वो भी तो बलिदान कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। तो बलिदान हर राह पर है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। कंगूरे की ईंट को लेखक ने धन्य क्यों कहा है? कंगूरे पर चढ़ती है तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, कंगूरे पर नहीं चढ़ती तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। विकल्प का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कंगूरे की ईंट को इसलिए धन्य कहा है क्योंकि कंगूरे पर चढ़ती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जिसी तरीके से आप अगर कोई अच्छा काम करोगे तो आप सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करोगे। नींव की ईंट को क्यों धन्य माना गया है? स्थायित्व देने के लिए, स्थायित्व न देने के कारण, का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण है? वो है आपका स्थायित्व देने के कारण। वो आपको मजबूती देती है, टिकाऊपन देती है, इसलिए उसे धन्य माना गया है। नींव की ईंट अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है? इमारत की मजबूती उसी पर टिकी होती है, इमारत की मजबूती उस पर नहीं टिकी होती। का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कारण क्या है? इमारत की मजबूती उसी पर टिकी होती है, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पक्की ईंट कौन सी है? लाल, हरी, पीली, नीली। तो पक्की ईंट है हमारी लाल। किस शब्द में निह उपसर्ग है? निह उपसर्ग निर्माण, नीरव, नाश या आशा। तो कोस किस में है? वो है आपका निर्माण में, निर प्लस मार। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे भी हमारे पास एक अपठित गद्यांश है, इसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें हमें करना है। तो चलिए, घर वालों में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों से। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से नजदीकी और अपनापन बढ़ता है। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन। खुद को संतुष्टि देने के साथ ही विनम्रता और शिष्ट व्यवहार के और भी कई फायदे हैं, किंतु फिर भी लोग विनम्रता का पालन नहीं करते हैं। कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसे व्यवहार वालों को से दूर रहना चाहते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं। तो जो शिष्ट व्यवहार नहीं करते उनको सभी लोग नापसंद करते हैं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार विनम्र व्यवहार सीख ले तो वह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें सुनने में बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे चंद शब्द जादू का असर दिखाते हैं। घर वालों को बचपन से ही अपने बच्चों में शिष्टाचार व अच्छे संस्कार सीखने की आदत डालनी चाहिए। तो शिष्ट व्यवहार जहाँ लोगों को आकर्षित करता है और हमें जो है सभी में फेमस करता है, भाई अच्छा व्यवहार करता है, उसी तरह अशिष्ट व्यवहार वाले से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। और इस शिष्ट व्यवहार की नींव जो है वो बचपन से ही बच्चों में पड़ती है। पहला प्रश्न है, विनम्रता का क्या अर्थ है? सत्य का पालन, प्यार से बोलना, अच्छी आदतों का पालन, बड़ों की आज्ञा का पालन व छोटों से स्नेह। तो विनम्रता का तात्पर्य है
अच्छी आदतों का पालन, जो आदतें अच्छी हैं उनका पालन करना ही विनम्रता कहलाता है। बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे बड़े होकर बुद्धिमान व सदाचारी बने, कठोर परोपकारी बने, विनम्र और सभ्य बने, आज्ञा पालक व विनम्र बने। तो अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो सही है, वो है विनम्र और सभ्य बने, ऐसा जो है उनको देना चाहिए। विनम्र व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जो व्यक्ति विनम्र होता है उसकी पहचान क्या होती है? विश्वसनीय होता है, सदाचारी व कर्मशील होना, संवेदनशील व हितैषी होना, सत्यवादी होना। तो यहाँ पे विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है कि वह संवेदनशील और हितैषी होता है, उसके अंदर संवेदनाएं होती हैं और वो दूसरों का अच्छा चाहने वाला व्यक्ति होता है। प्रश्न संख्या 4 है, विनम्रता का अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? सदाचार, आचार विचार, शिष्टाचार या परोपकार। तो यहाँ पर विनम्रता का दूसरा नाम है वो है शिष्टाचार, यानी कि अच्छी आदतें। उम्र भर शब्द का समानार्थक है, उम्र भर उसका समानार्थक है आ उम्र, ता उम्र, ना उम्र या सा उम्र। तो क्या होगा उसका सही आंसर? जो समानार्थक है वो है ता उम्र, यानी कि सारी उम्र। अब हम आ गए अपने खंड आ के प्रश्न संख्या 3 में। यहां से हमारे जो व्यवहारिक व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। अब ये क्या है? राधा। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है वो पद आए हैं, पद शब्द और पद है ना हमारा, उससे प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ प्रश्न संख्या 3 में हमसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही हमें करने हैं। राधा बाजार गई में राधा क्या है? अब राधा शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पद। तो ये क्या है? एक पद है। नेक्स्ट आते हैं, शहर बादल सागर क्या है? अब शहर बादल सागर, इनसे कोई वाक्य तो बन नहीं रहा, ये अलग अलग शब्द हैं तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे शब्द कहलाएंगे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 में। यहां पर हमारे सामने अनुस्वार और अनुनासिक पर प्रश्न आए हैं। इस पर पूछे गए हैं हमारे 2 प्रश्न और दोनों ही प्रश्न हमें देने हैं। अनुस्वार चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है। अब जिसमें अनुस्वार शब्द एकदम सटीक लगा है वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है आपका चंचल। अब देखिए यहाँ पर चंचल है, अब ये सही है, कहाँ गलत लिखा हुआ है? और दूसरा ये अनुनासिक है, पंडित में यहाँ पर अनुस्वार लगा नहीं है। फिर उसके बाद वीरांगना, वीरांगना, रा के ऊपर जो है वो आपका अनुस्वार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सही शब्द है चंचल। अब नेक्स्ट आते हैं, अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है, जहां अनुनासिक शब्द एकदम सटीक लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए वो सही शब्द है सांप। अब कैसे? महंगाई में माँ के ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी, संभव हमारा सही है, गंध भी सही है, लेकिन ये दोनों ही हमारे क्या हैं? अनुस्वार शब्द हैं। तो अनुनासिक हमारा सांप एकदम सही है। तीसरा है, अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द नहीं है, जहां उसको सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो शब्द है हमारा मुंह। क्या है? मुंह। तो ये हमारा अनुनासिक सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमारे साथ उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न हैं, इनको हमें करना है। ये हमारे रहेंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। 4 प्रश्न इनमें से करने हैं हमारे सामने। क्या है? निराधार शब्द में उचित उपसर्ग है निराधार, निर प्लस आधार। देखिए क्या हो रहा है, निर यहाँ पर, तो क्या हमने बताया? निर प्लस आधार। तो सही हमारा जो उपसर्ग आ रहा है वो है खा। कैसे आप देख रहे हो? जैसे यह है निर प्लस आधार, ठीक है ना। तो ये आ जो है ना और ये रा, ये आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होके ये यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? रा आधा था, उसमें बड़ा आ जुड़ गया, स्वर जुड़ गया, तो वो पूरा रा हो गया और आ की मात्रा लग गई, तो वो हमारा बन गया आपका सही शब्द। नेक्स्ट आते हैं, भौगोलिक शब्द में उचित प्रत्यय है भौगोलिक। भूगोल प्लस इक, ये हमारा होता है भौगोलिक। भूगोल प्लस इक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटी ई की मात्रा है ला में और का है, तो सही हमारा क्या आएगा? गा। इक हमारा प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिद्वंदी शब्द में उचित उपसर्ग है
प्रतिद्वंदी। तो यहां पर सही शब्द जो उपसर्ग आ रहा है वो है आपका प्रति। साफ साफ है, प्रति प्लस द्वंदी, प्रतिद्वंदी। समझदार शब्द में प्रत्यय है, समझ प्लस दार, तो प्रत्यय क्या हुआ, दार। कौन सा शब्द है हमारा, दार। छिड़काव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द है छिड़क प्लस आव, क्या होगा, छिड़क प्लस आव। तो सही हमारा क्या आ रहा है, खा। खा हमारा एकदम सही है। अब हम आ गए क्या, संधि। संधि पे आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 4 दिए गए हैं और हमें 3 के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो अच्छा, ये हमने आपको नहीं बताया, ये हमारे यहाँ पे 3 प्रश्न के हैं, तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स के ही आएंगे। तो क्या है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या अयादि। तो सुरेंद्र में जो संधि आ रही है वो क्या है, गुण संधि। कैसे आ रही है, सुर प्लस इंद्र है। अब गुण संधि में देखिए यहाँ पर क्या है, सुर प्लस इंद्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आ प्लस ई, क्या बन रहा है, यहाँ पर रा में आ लगा हुआ है, आ प्लस छोटी ई, तो ये हमारा क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए हमारा बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गुण संधि के नियम हो गए। गुण संधि आपको हमने बताई थी ना, तो ये गुण संधि के नियम हो गए। नेक्स्ट आते हैं, फिर है नदीश में कौन सी संधि है, नदीश। अब यहाँ पर इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि विग्रह करिए कि कौन सा विग्रह निकल रहा है। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नदी प्लस ईश, क्या है, नदी प्लस ईश, ठीक है। अब यहां पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई, अब तो आप पहचान गए होंगे कौन सी संधि है, सीधे सीधे ये संधि है हमारी दीर्घ संधि। तो यहां पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई है, वो हमारा किस में आ जाता है, दीर्घ संधि में आ जाता है। अब हम आते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सही ऑप्शन है हमारा 3। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन सी है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये हमारी 5 संधि होती हैं स्वर संधि की, तो ये सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। यहां पर विराम चिन्ह आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हमें 3 प्रश्न करने हैं। 4 में से हमें 3 प्रश्न करने हैं, ये 3 मार्क्स का रहेगा। अब ये वाला चिन्ह कौन सा है, ये विराम चिन्ह का नाम है। कौन से विराम चिन्ह का नाम है, पहचानते हैं आप, ये सीधे सीधे है अर्ध विराम। कौन सा है, अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम हमको रुकना हो, वहां हम लगाते हैं अर्ध विराम। नेक्स्ट है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसके आगे कुछ भी ना हो, वो होता है हमारा पूर्ण विराम। वो क्या कहलाता है, पूर्ण विराम चिन्ह। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो, जहां हम पूर्ण विराम से कम रुकना चाहते हैं, वहां कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो था अर्ध विराम लगाया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां पर कोई बड़ी चीज है और उसको हम छोटा बताना चाह रहे हैं, उसके लिए हम संक्षेप सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर, देखिए क्या लिखेंगे हम, डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं। तो अगर हम इसको छोटा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये जो, और ये जो हमारा चिन्ह होता है, ठीक है, ये जो हमारा चिन्ह होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कराता है संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8। यहां पर हमको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर जो है 2 प्रश्न करने हैं। 3 दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं, ये हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए क्या है, अहमद साहब मंच पर हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। अब ये एक सिंपल सा वाक्य है, अहमद साहब मंच पर हैं, तो ये सीधे सीधे एक विधानवाचक वाक्य है। सिंपल, एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक स्टेटमेंट के तौर पर है।
नेक्स्ट प्रश्न है भिखारी को भोजन दो, अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है भिखारी को भोजन दो, तो यहाँ पर क्या है, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, तो ये सीधे सीधे कौन सा वाक्य हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चे निबंध लिख रहे हैं, कौन सा हुआ ये चिन्ह, क्या बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। आई एम नॉट कन्फर्म कि लिख रहे हैं कि नहीं, वो हमको क्या है, हमको ये है कि अभी हम डाउट में लिख रहे होंगे। तो जहां पर हम डाउट में होते हैं वहां पे कौन सा चिन्ह, कौन सा वाक्य होता है, वो होता है संदेहवाचक वाक्य। जहां हम कंफर्म नहीं है कि ये क्रिया हो रही होगी या नहीं हो रही होगी या नहीं होगी, तो जहां हम थोड़ा डाउट में होते हैं वहां हमेशा संदेहवाचक वाक्य होता है। अब हम आ गए खंड आके हमारे जो है पुस्तक, पाठ्य पुस्तक है हमारी स्पर्श भाग 1 से। तो स्पर्श जो हमारी भाग 1 पुस्तक है वो हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो पृष्ठ संख्या 9 जो है वो हमारे गद्य खंड पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पठित गद्यांश यानी गद्य खंड के जितने भी अध्याय हैं उस पर आधारित एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को हमें ठीक से पढ़ना है और उस पर आधारित हमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले देखिए क्या है ये, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। अब क्या है, उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस पहुंच गए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो एवरेस्ट मेरी प्रथम यात्रा बचेंद्री पाल जी की जो है वो वहां से ये गद्यांश लिया गया। अब इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए क्या है। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का जायजा लेने हेतु क्या किया गया। पुल बनाए गए, रस्सियां बांधी गई, झंडियां लगाई गई या उपर्युक्त सभी किया गया। तो क्या किया गया था, यहाँ पर ये सभी कार्य किए गए थे। जिन रास्तों में जगह नहीं थी वहां पुल भी बनाए गए, रस्सियां भी बांधी गई और झंडियां भी लगाकर उन्हें चिन्हित किया गया। प्रेमचंद ने पहली सबसे बड़ी बाधा किसे बताया था, हिमशिखर, हिमपात दरार, हिमखंड या खुम्बू हिमपात। तो उन्होंने सबसे बड़ी बाधा जो बताई थी वो थी खुम्बू हिमपात। नेक्स्ट आते हैं, रास्ता खोलने का काम दोबारा क्यों करना पड़ सकता था। क्या कारण था कि अभी तो रास्ता खोला गया है, हमें अगर नहीं हम जल्दी गए तो हमें दोबारा भी खोलना पड़ सकता है। तो वो क्या है, पर्वत शिखर पर वर्षा हो रही थी, चट्टानों में हिमखंड गिर रहे थे, ग्लेशियर में ज्यादा बर्फ थी या पर्वत शिखर पर हिमपात जारी था। तो क्या था, उन्होंने रास्ता तो खोल दिया था लेकिन उन्हें डाउट था कि हो सकता है ये लगातार हिमपात होने के कारण हमें फिर से रास्ता साफ करना पड़े। तो कारण था पर्वत शिखर पर बराबर हिमपात हो रही थी। फिर है प्रेमचंद कौन था, जिन प्रेमचंद के बारे में जो बात हुई है वो कौन थे इसमें। अग्रिम दल का कप्तान, अग्रिम दल का उपनेता, अग्रिम दल का लीडर या अग्रिम दल का गाइड। तो वो क्या थे, वो थे अग्रिम दल के उपनेता प्रेमचंद जी थे। नेक्स्ट है, अनियमित शब्द का विलोम क्या होगा। कोई चीज जो पूरी तरीके से डिसाइडेड नहीं हो रही हो उसे अनियमित कहते हैं, और जो पूरी तरीके से नियम से हो रही हो वो क्या कहलाती है, नियमित। तो इसका अनियमित का विलोम है नियमित। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ पर हमारे गद्य खंड पर ही आधारित सभी पाठों में से 2 प्रश्न रखे गए हैं, दोनों ही प्रश्न करने हैं, ये हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे। बचेंद्री पाल की पर्वतारोहण के दौरान किससे मुलाकात हुई, तेंजिंग शेरण, अंगदोरजी, लाहाटू या इनमें से कोई नहीं। तो किससे मुलाकात हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी तेंजिंग शेरण से मुलाकात हुई थी। ग्लेशियर किसे कहा जाता है, बर्फ की चट्टान, बर्फ के फूल, बर्फ की नदी या बर्फ के पहाड़।
तो ग्लेशियर कहा जाता है वो है बर्फ की चट्टान को, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों को ग्लेशियर कहा जाता है, जो हमेशा मूव करते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम काव्य खंड पे। हमारी स्पर्श बुक का जो काव्य खंड है ना, हम उस पर आ गए। क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। अब हमारे पास जो हमारे काव्य खंड के अध्याय में से किसी एक पाठ का कुछ अंश यहाँ रखा गया, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कनहु करें, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छत्र धरें। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, ता पर तू ही ढरे। नीचू ऊंच करे मेरा गोबंधु, काहि ते ना डरे। नामदेव कबीरा त्रिलोचन सधना सैन उतरे। कहे रविदासु सुनहु रे संत, हरि जीव ते सभे सरे। तो यहाँ पर जो है रैदास जी के ये पद दिए गए हैं। आपसे यहाँ पर वो बता रहे हैं प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा हो तो वो नीच से नीच या निम्न से निम्न व्यक्ति के ऊपर भी छत्र धारण करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया ना, गरीब निबाजु गुसैया मेरा माथु छत्र धरे। तो यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कैसा भी हो, उसके ऊपर छत्र धारण का काम आपकी कृपा से हो सकता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पद में दिया गया है प्रभु की जो है कृपा बताई गई है कैसी रहती है। कवि ईश्वर की किस विशेषता से अभिभूत है? ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर गरीबों पर दया करके उनके कष्टों का निवारण करता है, ईश्वर गुणों का भंडार है। तो यहाँ पर क्या है? ईश्वर गरीबों पर दया करके उनके कष्टों का निवारण करता है। दूसरा है, कवि ने गरीब निबाजू किसे कहा है? काव्यांश के आधार पर बताइए। संसार को, बादलों को, ईश्वर को या गरीबों को? तो यहाँ पर गरीब निबाजू बोला गया है ईश्वर को, यानी कि गरीबों पर कृपा करने वाले, इसलिए गरीब निबाजू कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कौन सा है? अधम व्यक्ति को कोई ऊपर नहीं उठाता, अधम व्यक्ति को गोविंद ऊपर उठाता है, अधम व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता, अधम व्यक्ति नीचे ही गिरता है। तो अधम व्यक्ति का इसमें सही जो स्टेटमेंट है वो है, अधम व्यक्ति को गोविंद ऊपर उठाता है। मतलब जो व्यक्ति बहुत ही सक्षम नहीं होते, उनको जो है ईश्वर ऊपर उठाते हैं। छोटी के लिए प्रचलित शब्द छाटिए। छोटी शब्द के लिए प्रचलित शब्द क्या है? वो है छुआछूत। नंबर 5 है, कवि ने किन किन साधु संतों का नाम पंक्तियों में लिया है? कौन कौन से थे? सेकंड लास्ट पंक्ति थी, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैनु। यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर 3 के नाम दिए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? उपर्युक्त सभी के नाम लिए गए हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में हमारे काव्य खंड पर आधारित जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें करना है। तो ये हो गए हमारे 2 मार्क्स के। क्या है? छोटी का आश्रय क्या है? अब छोटी का मतलब क्या होता है? छोटी का मतलब होता है छुआछूत। नेक्स्ट आते हैं, रैदास ने कबीर को गरीब निबाजू क्यों कहा है? किस लिए उन्होंने गरीब निबाजू कहा है उनको? गरीबों पर अत्याचार करने के कारण, अमीरों पर दया करने के कारण, दीन दुखियों गरीबों पर दया करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो गरीब निबाजू ने इसलिए कहा है क्योंकि वह दीन दुखियों और गरीबों पर दया करते हैं। अब हमारे पास में आ गया खंड बा। खंड बा में हमारे पास अब सबसे पहले जो आ रही है वो हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से है, फिर उसके बाद हमारे पास हमारी दूसरी बुक संचयन से रहेंगे। तो सबसे पहले स्पर्श के गद्य खंड से प्रश्न आया है। क्या है? 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो हमने आपको ये चीज़ पहले ही समझा दी थी कि जब हम निर्देश आपको समझा रहे थे कि जो है शब्द संख्या का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको जब वर्णात्मक प्रश्न करने हैं तो शब्द संख्या के अंदर करने हैं। आप 60 शब्द कहे हैं अगर आपको करने हैं तो आप 55 से 65 के बीच में ही जो है वर्ड लिमिट रखोगे। 55 से नीचे नहीं जाओगे, 65 के ऊपर नहीं जाओगे। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 ही प्रश्न करने हैं। तो एक प्रश्न हमारे पास यहाँ रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 60 शब्दों का हमें देना है आंसर। पहला प्रश्न है, दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, टिप्पणी कीजिए।
तो दुख का अधिकार चैप्टर से लिया गया। दुख मनाने का भी अधिकार होता है, इस पर हमें एक टिप्पणी करनी है। क्या दिया है? दुख की अनुभूति तो समाज का प्रत्येक वर्ग करता है, परंतु दुख मनाने का अधिकार सबको एक समान नहीं है। वह केवल संपन्न वर्ग को ही प्राप्त है, क्योंकि उनके पास शोक मनाने के लिए सहूलियत भी है और समय भी। इसीलिए संपन्न वर्ग दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और इसे अपना अधिकार भी समझता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही दुख मनाने का अधिकार होता है। अब कुछ लोग क्या है, महीनों तक दुख मनाते रहते हैं और कुछ लोगों के पास एक दिन भी मनाने का समय नहीं होता, जैसा कि हमने इस पार्ट में भी देखा था। तो ये होता है उनकी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग। भाई आपके घर में अगर आप संपन्न हो तो आप 1 नहीं 2 महीने भी दुख मना सकते हो घर में बैठ के, लेकिन अगर आप डेली कमाते हो, डेली खाते हो, तो आपके घर में अगर दुख है तो आपको दूसरे दिन कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग भूखे मरेंगे। तो यहाँ पर समाज में जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है उसके अनुसार ही आपको जो है दुख मनाने का अधिकार रहता है। गरीब वर्ग की विवशता ना तो उसे दुख मनाने की सुविधा प्रदान करती है, ना अधिकार। वे तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोजी रोटी की उलझन में ही उलझे रहते हैं, अतः रोजी रोटी की चिंता उन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। अब इनके जीवन से हमें जो संदेश प्राप्त हो रहा है उसे हमें लिखना है। अब आप क्या क्या चीज़ें सीखे उन्हें आप यहाँ लिख सकते हो। तो क्या है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में सभी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। भाई उनका जीवन भी अभावग्रस्त था। अब ज़रूरी नहीं कि हमें सारी फैसिलिटीज़ प्राप्त हो, हमें जितनी फैसिलिटीज़ मिली हैं अभाव में भी हैं तो भी, लेकिन हमेशा भाई कठिनाइयाँ आती हैं सभी के जीवन में, हमें उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की मदद करना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। हम दूसरों की अपनी मदद करें और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। आसपास घट रही घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करना। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, आखिर इसमें हो क्या रहा है, कैसे क्या चीज़ें बदल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अतिथि रूपी देवता और लेखक रूपी मनुष्य को साथ साथ रहने में क्या परेशानियां दिख रही थी? तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भाई अतिथि देवता होता है, वो आए दर्शन दे और चला जाए, अगर वो आकर टिक गया तब तो वो देवता नहीं रह जाता है, यही चीज़ बताई गई है। तो देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है जिसका स्वागत करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। इस देवता और अतिथि को साथ रहने में यह परेशानी थी कि देवता दर्शन देकर चले जाते हैं, परंतु आधुनिक अतिथि रूपी देवता मेहमान नवाजी का आनंद लेने के चक्कर में मनुष्य की परेशानी भूल जाते हैं। जिस मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो उसके लिए आधुनिक देवता का स्वागत करना और भी कठिन हो जाता है। अगर भाई हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं है तो हम कैसे स्वागत करेंगे? ज़्यादा दिन तक तो जिस दिन आएंगे उस दिन अच्छे से खिला देंगे, लेकिन हम कांस्टेंट तो वो हम दाव भगत नहीं कर पाएंगे ना। तो आर्थिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी होता है। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 14 पे, जहां पर हमारे काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। हमें 2 प्रश्न करने हैं और वो भी 60 शब्दों में देने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने 60 शब्दों में इसका उत्तर हमको देना है। पहला प्रश्न है, यहाँ पर भी एक प्रश्न 3 मार्क्स का ही हमारा रहेगा, तो 14 प्रश्न में 2 प्रश्न करने हैं तो ये हो जाएगा 6 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। क्या है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। ये कौन सा चैप्टर है? खुशबू रचते हाथ थे। क्या है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? खुशबू रचते हैं हाथ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, कवि उन बच्चों के बारे में कहना चाहता है जिनके हाथ पीपल के नए नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं। तो क्या दिया है, तथा अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथों की कोमलता एवं सुगंध गायब हो जाती है। लेखक ने अगरबत्ती बनाने वाले विभिन्न लोगों के बारे में हाथों के माध्यम से बताया है। इनमें कुछ नए बालक भी शामिल हैं। इन बालकों के हाथों को पीपल के नए पत्तों के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ पर किस तरह के लोग जो हैं वो अगरबत्ती बनाते हैं, ये उन्होंने वैरायटी बताने के लिए अलग तरह तरह के हाथ बताए थे। उसी में जो नए नए पीपल के पत्ते थे वो बच्चे थे जो छोटे हैं, जिनके हाथ बहुत कोमल हैं और जो अभी मतलब इतने बड़े नहीं हुए उन्होंने, और वो भी अभी इन कामों में यानी अगरबत्ती बनाने के काम में लग जाते हैं।
दूसरा प्रश्न है, जहां काम आवे सुई कहां करे तरीवारी। पंक्ति का आशय रहीम के दोहे के आधार पर बताइए। यानी कि हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। जहां पर हम सुई से काम ले सकते हैं वह हम तलवार से काम नहीं कर सकते। सुई का काम क्या होता है? कपड़े को सी कर जोड़ना, लेकिन तलवार क्या है? काटने का काम करती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें परिस्थिति के अनुसार जो है, जैसे हमेशा हम अगर छोटे के सामने बड़ा आ जाए तो हम बड़े को महत्व देने लगे मगर छोटे को भूल जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना महत्व है, हर जगह अलग अलग व्यक्ति ही काम आता है। तो हमें कभी भी छोटे के सामने, बड़े के सामने छोटे की अपमान नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है, सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। बड़े को देखकर छोटे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सुई की आवश्यकता पड़ने पर तलवार काम नहीं आती। जीवन में छोटी सी छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी का महत्व कम नहीं होता है, सब जो है महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को गीत अगीत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने कविता पढ़ी ना, गीत अगीत, उसका जो प्रथम छंद है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, प्रथम छंद में प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि बताता है कि वन के सूने शांत वातावरण में नदी तीव्र गति से बह रही है और गुलाब किनारे खड़ा था। बहती चली जा रही है, लगता है कि वह अपने तटों से अपना दुख कह रही है और अपना दिल हल्का कर रही है। क्योंकि उसकी जो आवाज़ हो रही है वो उन्होंने क्या बताई है, कवि ने गीत बताई है, क्योंकि वो अपना दुख बताते हुए चल रही है। तट पर एक गुलाब का पौधा है, उस पर लगा गुलाब किसी सोच विचार में मग्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अकेला खड़ा है, जैसे लग रहा है कि वो सोच रहा है। पास ही नदी बह रही है, उसके किनारे पर गुलाब चुपचाप खड़ा है, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा। तो वो क्या है, वो अगीत है। तो यहाँ पर जो है नदी गीत गाते हुए जा रही है और गुलाब का जो कहना है वो अगीत के रूप में प्रकट हो रहा है। अब हम आ गए हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 1 पर। तो प्रश्न संख्या 15 में यहाँ पर भी हमारे सामने 2 प्रश्न दिए गए हैं संचयन से, जिसमें से 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, वो भी हमें 60 शब्दों में ही करने हैं। और ये हमारा प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का, 3 नंबर का एक प्रश्न हमारा यहाँ पर रहेगा। पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी और इसे पढ़कर लेखक रोमांचित क्यों हो जाता है? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये जो पाठ दिया गया है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, इसमें जो लेखक हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी बताया है, हमें उन्हीं के बारे में लिखना है। देखिए क्या है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा शैली अत्यंत रोचक है। इसमें लेखक के द्वारा पाखंडों का घोर विरोध किया गया है। लेखक स्वामी दयानंद के जीवन को 2 घटनाओं को पढ़कर सर्वाधिक रोमांचित हुए। अब दयानंद सरस्वती जी की जो उसमें जो घटनाएं उन्होंने लिखी, उसमें 2 घटनाएं हमारे लेखक को ज़्यादा प्रभावित करी। वो क्या थी देखिए, जैसे चूहे को भगवान का भोग खाता देखकर मान लेना कि मूर्तियां भगवान नहीं होती, घर छोड़कर तीर्थों, जंगलों, गुफाओं और हिम शिखरों पर साधुओं के साथ घूमना, उनकी संगत करना और ईश्वर की तलाश करना। तो हम क्या करते हैं कि हम भगवान, उसमें ना भगवान की मूर्ति के आगे जो है वो प्रसाद चढ़ाते हैं और चूहे आकर खा जाते हैं, वो एक घटना बताई थी। और दूसरी घटना थी कि हम सब कुछ छोड़कर जो है बहुत ही कठिन रास्तों पर जो है भगवान की खोज करते रहते हैं। उनके द्वारा समाज मानव विरोधी रूढ़ियों यानी रीति रिवाजों का भारी विरोध और खंडन किया गया है। उन्होंने अपने से हारने वालों को दंड के स्थान पर क्षमा देने का संदेश दिया है, यानी कि आप दूसरों को क्षमा प्रदान करिए, हर बात पर दंड मत दीजिए। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू की किन चेष्टाओं के आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय आ गया? उसने क्या था, खाना पीना छोड़ दिया था, खिड़की से बाहर जाना छोड़ दिया था, ऐसी चीज़ें हुई थी ना। तो इससे जो है लेखिका को आभास होने लगा था। सामान्यतः गिलहरी का जीवन काल 2 वर्ष का माना जाता है। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आया तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और वह बाहर भी घूमने नहीं गया। वह अपने झूले से नीचे उतरा और लेखिका के बिस्तर पर उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। इन सभी चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि उसका यानी गिल्लू का अंत समीप है और सुबह की पहली किरण के साथ ही वह हमेशा के लिए सो गया,
क्योंकि 2 वर्ष का समय होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ही जल्दी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि खाना पीना छोड़ देना, भाई शारीरिक गतिविधियां भी कम होने लगती हैं, तो इनसे लेखिका को अंदाजा हो गया था। प्रश्न संख्या 3 है, इनाम में मिली दोनों अंग्रेजी की पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर बताना है जो उन्हें इनाम में 2 पुस्तकें मिली थी, उसके हिसाब से कैसे उनका जीवन बदला और कैसे ही उन्होंने एक नई दुनिया बसा ली थी, यानी कि उनकी नए पुस्तकालय की शुरुआत हुई गई थी ना। तो ये पाठ के आधार पर बताना है। लेखक 5वीं कक्षा में फर्स्ट आया था। इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली थी। एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुओं में भटकते हैं। इस तरीके से उन्हें पक्षियों की जातियों, बोलियों तथा आदतों की जानकारी मिलती है। दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं, जहां आज कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन किताबों से उन्हें पक्षियों से भरे आकाश तथा रहस्यों से भरे समुद्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 2 ऐसी जगहें जहां मनुष्य की पहुंच ज़्यादा नहीं है, तो उस संसार में प्रवेश कर पाए थे उन पुस्तकों से। वो मतलब समुद्र की गहराई तक और आकाश की ऊंचाई तक, जंगलों में, वहां पर वो गए थे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 से हमारा लेखन कार्य शुरू होता है, जिसमें हमारा अनुच्छेद, पत्र, संवाद, चित्रलेखन, चित्र वर्णन, ये सभी कुछ हमारे पास में आएगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास आ रहा है अनुच्छेद लेखन। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो ये शब्द लिमिट याद रखिए, आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद के। उन ऑप्शंस के नीचे संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो 3 में से आपको कोई सिर्फ एक अनुच्छेद लेखन करना है, और वो भी सिर्फ कितना शब्द सीमा रहेगी? 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 6, यानी कि 6 मार्क्स का आपका अनुच्छेद लेखन रहेगा। अनुच्छेद लेखन लिखते समय जो आपको ध्यान रखनी है सबसे बड़ी चीज़, वो है आपका शब्द सीमा। दूसरी चीज़ है, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है वो संकेत बिंदु के आधार पर ही लिखेंगे। इसे एज अ हेडिंग आपको कहीं इस्तेमाल नहीं करनी। अनुच्छेद लेखन में हेडिंग नहीं लिखी जाती है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। ये मिस्टेक आप लोगों से बहुत बार होती है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, जैसे अब इसको आप ऐसे समझाते हैं, जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो आप कहीं हेडिंग्स डालते हैं, कहीं नहीं डालते ना। हम जब ऐसे लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो हम हेडिंग डाल सकते हैं। ये संकेत बिंदु फिर आपको क्यों दिए जा रहे हैं? ये संकेत बिंदु आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो भी टॉपिक है, जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी टॉपिक है, तो अब इसके अंदर आप लिखोगे क्या, इसके लिए आपको हेल्प करी जा रही है कि आप क्या लिखोगे। तो आपको अंदर लिखना है मेरा प्रिय खिलाड़ी कौन सा है? सचिन तेंदुलकर। अब आपके सचिन तेंदुलकर के अलावा आपका कोई और भी खिलाड़ी है तो आप उसके बारे में लिखोगे। फिर है सचिन और क्रिकेट एक दूसरे के पूरक और सफल कप्तान, तो उसमें उनका जो सफल जीवन रहा वो, और वो कैसे कप्तान रहे, इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको लिखना है 120 शब्दों में, और कुछ नहीं लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसा हमने बता दिया, मेरा प्रिय खिलाड़ी, और उसके 2 संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो 3 आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप ऑप्ट करोगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग में मेंशन कर दोगे, क्योंकि 3 ऑप्शन में आप कौन सा ले रहे हो इसके लिए आपको सबसे पहले उस शीर्षक को लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा लिया है। तो देखिए क्या है, मेरा प्रिय खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया का जादूगर व बादशाह सचिन तेंदुलकर है। वे क्रिकेट के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। प्रत्येक खिलाड़ी उनके समान खेलने व बनने के स्वप्न देखता है। सचिन ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा उस समय वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अपने सधे हुए खेलने के तरीके व अपनी खेल भावना के कारण वह एक प्रिय खिलाड़ी हैं। सचिन एक गंभीर स्वभाव के खिलाड़ी हैं। जब वह मैदान पर होते हैं तो सभी दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर टिकी रहती हैं। उनके खेलने के अंदाज को देखकर सभी दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेते हैं। वो इतना बढ़िया खेलते हैं, हम सभी जानते हैं। खेल के विपरीत परिस्थितियों में होने पर भी वे अपना संयम नहीं खोते और सामान्य होकर खेल खेलते हैं।
विपक्षी खिलाड़ियों में सदैव भी उन्हें आउट करने की होड़ लगी रहती है कि किस तरह उनको आउट कर दें। उन्होंने अब तक कई शतक और अर्धशतक बनाए हैं। उनके खेलने के तरीके को प्रशंसा केवल उनके साथी खिलाड़ी ही नहीं वरन अन्य देशों के खिलाड़ी भी करते हैं। सचिन जब भी मैदान पर आते हैं तो शतक अथवा अर्धशतक पूरा होने तक मैदान पर डटे रहते हैं। उनमें एक सफल कप्तान के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई मैच जीते हैं, बहुत सारे मैच उनकी कप्तानी में जीते गए। तो आपने सचिन के बारे में इस तरीके से लिख रहे हो। इस प्रकार सचिन मेरे प्रिय खिलाड़ी हैं और मैं सदैव उनके जैसा खेलने का प्रयास करता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं उनके लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है, किंतु मैं परिश्रम से पीछे नहीं हटूंगा। भविष्य में उनके जैसा खिलाड़ी अवश्य बनूंगा। तो आप जहां पर सचिन आपके प्रिय खिलाड़ी हैं तो उनसे आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अबला नहीं सबला है नारी। अब इस टॉपिक के अंदर आपको तीन संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है देखिए, पहला, नारी के अनेक रूप। अब नारी कई रूप में होती है, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सभी रूप में होती है। फिर है समाज में नारी की स्थिति, आज वर्तमान समय में नारी की क्या स्थिति है ये आपको बताना है। नारी अबला नहीं सबला है, इस सूक्ति को आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तीन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप इस अनुच्छेद को लिखेंगे। तो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग हमने दे दी। फिर है समाज में नारी के माँ, प्रेयसी, पुत्री, पत्नी अनेक रूप हैं। सम परिस्थितियों में वह देवी और विषम परिस्थितियों में दुर्गा भवानी है। यानी कि जब अच्छी परिस्थितियां रहती हैं देवी हैं, और अगर जो आपने गलत किया तो वो देवी भवानी बन जाती हैं। नाना रूपों में मानव जीवन को प्रभावित करने वाली नारी समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है, जिसके बिना समग्र समाज पंगु है। यानी कि वो ऐसा पहिया है जो इस पूरे समाज को खींच के लेकर आगे जा रहा। अगर वो नहीं होगी तो ये समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मानव जाति के इतिहास पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से ही नारी की अपेक्षा पुरुष का आधिपत्य रहा है। यानी कि आप सभी को पता है हमारा समाज पुरुष क्या कहते हैं आपका पितृसत्रात्मक है, यानी कि यहाँ पर पुरुष का वर्चस्व रहता है। उसने नारी को स्वतंत्रता छीनकर उसे पराधीन बना दिया। पुरुष प्रधान समाज ने नारी के मन मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह जमा दी कि वह असहाय, हीन और अबला है। किंतु वर्तमान समय में नारी ने स्वयं को जगाया, ऊपर उठाया, संघर्ष का संबल प्राप्त किया। ये चीज बैठा दी गई तो नारियां हर क्षेत्र में पीछे होती चली गई, घर के अंदर होकर रह गई कि नहीं भाई हमें हमेशा किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की नारी क्या है, वो बाहर निकल रही है और हर क्षेत्र में कार्य भी कर रही है। स्वयं को शिक्षित कर अपने जीवन को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के योग्य बनाया है नारी ने। आज की नारी अबला न रहकर सबला बन चुकी है। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रही है। वर्तमान युग में नारी शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, सुरक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल कूद हर दिशा में आगे आ रही है। इवन सेना में भी देखिए, अब तो फाइटर जेट तक चलाने लगी है ना, चांद तक जा पहुंची है। तो नारी हर क्षेत्र में आगे आई है। नारी जीवन के विकास पर आज समाज गर्व करता है। समाज के हर कार्य, हर क्षेत्र में आज पुरुष के समान नारी के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। तीसरा हमारे पास में जो अनुच्छेद का ऑप्शन आ रहा है वो है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि किस तरीके से पल पल प्रकृति जो है वो बदलती है उसके बारे में। अब ये पल पल कब बदलती है, जब वर्षा ऋतु होती है ना, होती है ना। किस तरीके से बारिश होती है, धूप आती है, बादल छाते हैं, बादल चले जाते हैं, फिर से धूप आ जाती है, अंधेरा हो जाता है। इस तरीके से कैसे पल पल बदलता है ना। तो इसके ऊपर कविता भी है, आप उस पर भी लिख सकते हो। प्रकृति क्या है आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट है इसके बदलते रूप और महत्व और हमारा कर्तव्य, ये चीज़ों पर हमें लिखना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, हमारा जो शीर्षक है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। उसके बाद है हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां आदि हमारी प्रकृति है। प्रकृति की गोद में वो सुख है जो लाखों करोड़ों की संपत्ति पाकर भी नहीं मिलता। इसके सानिध्य में रहकर मनुष्य जीने की प्रेरणा पाता है। प्रकृति की हरियाली में सुख और शांति है। जब प्रकृति के आकर्षण का मोहपाश खुलता है तो मनुष्य हैरान रह जाता है।
प्रकृति का प्रभाव सरल, शांत और सुखकारी है। जहां यहाँ शीतलता भी है, चंचलता भी है, विरल शांति भी है, मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य भी है। प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों में हर पल परिवर्तित हो रहे परिवेश को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। वर्षा ऋतु में सभी पर्वत फूल रूपी आंखों के माध्यम से नीचे तालाब में अपना रूप निहारते हैं। तो कभी झरने पर्वत का गौरव गान करते हैं, कभी पर्वत बादलों के पीछे छिप जाते हैं, तो कभी शाल के वृक्ष धरती में धंसे हुए प्रतीत होते हैं। दृश्य तेजी से बदलते रहते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति के पर्वत प्रदेश में बदलते बादलों के रूपों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्रदेव ने इंद्रजाल फैला दिया हो। कभी मूसलाधार वर्षा, कभी धूप, कभी बादलों का छाना। धूप के निकलने पर आसपास वातावरण का सौंदर्य स्पष्ट होना, बादलों के आने से चारों ओर अंधेरा छा जाना, झरनों का मोती के लड़ियों के समान सुशोभित होना। पानी गिरता ना, जैसे लगता है मोतियों की झड़ी कोई सफेद सफेद सा गिर रहा होता है। झरनों का झरझर के स्वर से पर्वत का यशगान करना। अब उनकी जो आवाज आती है तो उसे कवि क्या निकालते हैं कि भाई ये पर्वत का यशगान कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है प्रकृति सचमुच पल पल अपना रूप बदलती है। आजकल बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण प्रकृति का रूप बिगड़ने लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्षा निश्चित नहीं है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए तथा वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर जाकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथिनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब चूंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है तो हमारा प्रकृति जो परिवेश है वो बदल रहा है, अब ऐसा नहीं रहा है, तो उसको भी बचाने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं तो वो हमें करने चाहिए। तो हमारा अनुच्छेद अब कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमारे सामने पत्र दिया गया है। तो देखिए क्या है, ये पत्र हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब क्या है, आपने जो डिबेट कंपटीशन किया था उसमें आप फर्स्ट आए हो, उसके लिए अपने मित्र को आप बधाई दे रहे हैं। कौन आया, आपका मित्र प्रथम आया तो उसको आप बधाई दे रहे हो। तो ये क्या है, बधाई पत्र है। तो ये अब मित्र को दे रहे हो, जान पहचान में अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं। क्या है, 273A गांधीनगर नई दिल्ली। हमने ये एड्रेस लिखा। जो भी डेट है, जिस भी डेट को आप अपना एग्जाम दे रहे हो, डेट वही रहेगी 17 मई 2000। ठीक है, डेट वही रहेगी जिस डेट को आप एग्जाम में ये लेटर लिख रहे हैं। प्रिय मित्र सुगम, सप्रेम नमस्कार। आज ही सुबह समाचार पत्र में तुम्हारा फोटो देखा और पता चला कि तुम अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरी दिल्ली में प्रथम आए हो। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह उपलब्धि तुम्हारी योग्यता के अनुरूप ही है। ईश्वर करे तुम और भी ऊंचाइयों को छुओ। कृपया इस उपलब्धि के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। अपने माता पिता को भी मेरी ओर से बधाई देना। तुम्हारा मित्र प्रमोद। तो आप उसको बधाई दे रहे हैं और माता पिता को भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी पीछे उसके हाथ में रहे, उसकी सफलता के पीछे उसके ही माँ बाप का हाथ रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 में देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास एक चित्र वर्णन है, चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। तो ये चित्र आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, ये चित्र वर्णन आपका रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये देखिए, अब हमने चित्र वर्णन में आप चित्र से संबंधित, आपको ये नहीं कि चित्र में जो है सिर्फ वही वर्णित करना है, उसके पीछे आप कोई कहानी या लेख वगैरह भी बना सकते हैं। तो क्या है, प्रस्तुत चित्र बाल श्रमिक की समस्या से संबंधित है। चित्र में एक 13-14 साल का लड़का ईंट बनाने के लिए फावड़े की सहायता से मिट्टी का गारा बना रहा है। लड़का यह कार्य पूरी तन्मयता और लगन के साथ कर रहा है। यह दृश्य शायद एक ईंट भट्टे का है जहां बच्चों से ईंट बनवाने का कार्य करवाया जा रहा है। कोई भी मनुष्य इस बाल श्रम की बुराई के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे इस बाल श्रम की चपेट में हैं। उन्हें बचपन में किताबें व खिलौने से खेलने के स्थान पर मजदूरी करनी पड़ रही है।
ऐसे बाल श्रमिक घरों, कारखानों, दुकानों, होटलों, ढाबों पर मजदूरी करते देखे जा सकते हैं। इन बाल श्रमिकों को सुबह से लेकर रात तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कई प्रकार की डांट फटकार भी सहनी पड़ती है। तो छोटे बच्चे जहां पर उन्हें खेलने, कूदने और पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या हो रहा है, वो काम कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में काम करने के इनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन्हें विवश होकर ये सब सहना पड़ता है। चित्र में भी बालक अपनी परिस्थितियों से समझौता कर कार्य करते हुए प्रसन्न है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि पढ़ने लिखने के स्थान पर वह इस उम्र में यह कार्य करने से उसका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि वो अभी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा। पढ़ाई कर लेगा तो आगे उसका भविष्य सुधर सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानता, इसलिए वो जो काम कर रहा है वो उसमें अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। एक लड़का था, उसके कई भाई बहन थे। पिता एक बार कारखानों में नौकरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कारखाने में काम करते समय मशीन में उसके पैर आ गए और वह अपाहिज हो गया। कारखाने में भी उसे निकाल दिया गया। परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। माँ ने परिवार का पेट पालने के लिए घरों में चूल्हा चौके का काम शुरू कर दिया। तो किस तरीके से घर का जो मेन व्यक्ति होता है, जब वो अपाहिज हो जाए, काम नहीं करता, तो घर के बाकी सदस्यों को पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन वह पैसा परिवार के पालन पोषण के लिए पूरा ना पड़ता। माँ जितना काम कर रही थी उससे काम नहीं हो पा रहा था। तब उसके लड़के श्याम ने माँ का हाथ बटाने के लिए ईंट के भट्टे पर काम करना शुरू किया, ताकि किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। श्याम की उम्र विद्यालय जाकर पढ़ने की है, लेकिन इस मजबूरी के कारण मजदूरी करने से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सरकार को इस बाल श्रम की समस्या को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर आवश्यक प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह के जो परिवार होते हैं जहां पर मजबूरी में आकर काम करना पड़ता है, तो वहां पर लोगों को थोड़ा सतर्क, सरकार उन ऐसे परिवारों के लिए थोड़ा सा मदद कर सकती है, जिससे वहां पर बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 19। क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास संवाद दिए गए। 2 संवाद है, दोनों में से कोई एक संवाद करना है हमें। तो जो भी आप संवाद करोगे वो हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। क्या है? पुत्री द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर माँ पुत्री में हुए संवाद को 100 शब्दों में लिखिए। तो एक बेटी ने क्या किया, चित्र बनाया है। माँ ने जब वो चित्र देखा तो अब उन दोनों के बीच क्या संवाद हो सकता है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो सबसे पहले है माँ ने जब चित्र देखा तो क्या बोली, आशिमा, हाँ, इधर बैठकर चित्र बनाना सीखो। तुमने चित्र में लड़की की आंखें ठीक नहीं बनाई हैं। आशिमा, पुस्तक में तो इसी तरह से बनी है। माँ, ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि चित्र बनाकर रंग भी ठीक से भरना है। आशिमा, मम्मी आप चिंता ना करें, मैं ड्राइंग की इस पुस्तक जैसा ही चित्र बनाऊंगी। माँ, मेरी इच्छा है कि बड़ी होकर तुम बहुत अच्छी चित्रकार बनो। आशिमा, मम्मी हमारे दीपांकर सर बहुत बड़े चित्रकार हैं। उनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ मुंबई और नई दिल्ली तक में लग चुकी हैं। वे कहते हैं मैं बहुत अच्छी चित्रकार बनूंगी। माँ, शाबाश आशिमा, मुझे तुमसे यही आशा है। तो देखिए, ज़्यादा शब्दों की हमें नहीं लिखनी है, तो बस बहुत ही कम दोनों को बराबर संवाद देते हुए हम लिखेंगे। अब हमारे पास अथवा करके दूसरा संवाद देखिए क्या है। परीक्षा निकट आने पर 2 मित्रों के बीच संवाद को 100 शब्दों में लिखिए। देखिए 100 शब्दों में लिखना है। तो अब यहाँ पर 2 मित्र क्या है, जब एग्जाम निकट आ गया है तो वो आपस में बात कर रहे हैं। पहला मित्र है तरुण और दूसरा है रूपम। क्या है? तरुण, 4 मार्च से हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है और कुल 15 दिन रह गए हैं। अभी तक मेरी हिंदी की तैयारी भी शुरू नहीं हुई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। रूपम, ऐसा क्यों, हिंदी अच्छी नहीं लगती क्या? तरुण, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, पर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई से फुर्सत मिले तब ना। सामाजिक विज्ञान में तो इतना रटना पड़ता है कि क्या बताऊं। रूपम, लेकिन इस प्रकार हिंदी को ताक पर उठाकर रख देना भी तो उचित नहीं है। ताक पर उठाकर रख देना मतलब उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा करने से। तरुण, यह तो मैं भी जानता हूं, पर क्या करूं। अच्छा अब बताओ जल्दी जल्दी इसकी तैयारी कैसे करूं। तो तरुण पूछता है कि भाई हम कैसे जल्दी से इसकी तैयारी करें। रूपम कहता है, सुनो, अब प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे हिंदी विषय के अध्ययन के लिए रखो और पहले पाठ्य पुस्तक के पाठों को ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में किए गए प्रश्नोत्तर याद करो। फिर व्याकरण को खूब ध्यान से पढ़ो। अगर एक बार उनके नियम समझ में आ जाएं तो फिर उन्हें याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
एक काम करो, ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक कक्षा 9 मेरे पास है, उसे ले जाकर तैयारी करो। तरुण, तो ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। तो उसके फ्रेंड ने उसकी वो जो परीक्षा की परेशानी थी उसे हल कर दिया। तो इस हल, उसकी परेशानी का हल हो गया और मैं भी आपकी परेशानी का हल लेकर आ गई, यानी कि आपको भी मैं सैम्पल पेपर करा रही हूँ और आपके हिंदी एग्जाम की तैयारी आपको करा रही हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पेपर जो है हमारा 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अभी और भी पेपर है, बैठकर हम फटाफट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेपर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।